कासगंज में तिरंगा यात्रा निकला था 2018 में, और उस तिरंगा यात्रा निकालने के लिए जिहादियों ने हमला कर दिया था एक युवक पर। लेकिन सरकारी वकील ने जिरह के मामले में जिरह करते हुए जब सरकारी वकील ने कहा कि मिलॉर्ड ये गजब का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। आमतौर पर कांग्रेस का इकोसिस्टम यही खेल करता और वो कह देता है कि वो संवेदनशील इलाका था, मतलब ये एनजीओ का धंधा करते हैं और इनका धंधा देश के खिलाफ साजिश की होती है। पिछले दिनों हमने एक विश्लेषण किया आपको कि कासगंज में तिरंगा यात्रा निकला था 2018 में, और उस तिरंगा यात्रा निकालने के लिए जिहादियों ने हमला कर दिया था एक युवक पर, चंदन पर, और चंदन गुप्ता उसमें मारा गया। चंदन गुप्ता की हत्या में 28 लोगों को उम्र कैद हुई। ये पूरा मामला एनआईए के पास गया और एनआईए के पास ये मामला जाने के बाद एनआईए की कोर्ट ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, इसमें सब पर देशद्रोह का मुकदमा है। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अदालत ने इन लोग 28 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। परिजन भी अदालत के फैसले से खुश हैं, लेकिन अदालत खुद इस फैसले से निराश है। 28 लोगों को उम्र कैद की सजा देने के बाद भी अदालत को अपनी इसमें बेबसी दिखाई देती है। क्यों? क्या इस देश में तिरंगा यात्रा निकालना भी अपराध है? चंदन गुप्ता नामक एक युवक ने तिरंगा यात्रा निकाली 26 जनवरी के दिन, तो उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए ये पूरा मामला देशद्रोह का चला। लेकिन सरकारी वकील ने जिरह के मामले में जिरह करते हुए जब सरकारी वकील ने कहा कि मिलॉर्ड ये गजब का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है, और समाज में कुछ मैसेज ये जाना चाहिए कि क्या आप अपने शौक के लिए दूसरे की इच्छा को मार देंगे? क्या इस देश में कोई तिरंगा यात्रा भी नहीं निकाल सकता? तो कोर्ट ने कहा, हम समाज सुधारक नहीं बन सकते, हमारा काम सिर्फ इंसाफ करना है, हमारा काम फैसले को सुनना और दोषियों को सजा देना है। हम बेबस हैं, हम समाज सुधारक नहीं हो सकते। तो सोचिए, चंदन गुप्ता के हत्यारों को सजा तो हो गई उम्र कैद की, लेकिन क्या ये सिलसिला रुक पाएगा? क्या भविष्य में कोई ऐसा इलाका फिर कहा जाएगा कि ये संवेदनशील इलाका है, इसमें तिरंगा यात्रा क्यों निकाली गई? आमतौर पर कांग्रेस का इकोसिस्टम यही खेल करता है और वो कह देता है कि चंदन उस संवेदनशील इलाका था। संवेदनशील इलाके में कोई आदमी अपनी धार्मिक जुलूस कैसे निकाल सकता है? आप दुर्गा विसर्जन संवेदनशील इलाके से कैसे निकाल सकते हैं? आप सरस्वती विसर्जन, जब जो सरस्वती पूजा होना है, उस सरस्वती विसर्जन आप कैसे कर सकते हैं? अदालत से कहा गया जब इस बात को, तो कोर्ट ने इस पर अपनी बेबसी दिखा दी। कोर्ट की इस बेबसी में ही बड़ा संदेश है समाज के लिए। न्यायालय ने समाज सुधारक होने की उपेक्षा ना करें। चंदन गुप्ता का ये भाई है और ये हत्यारा है। ये व्हील चेयर पर चंदन हत्याकांड में एनआईए की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सलीम व्हील चेयर पर स्वजन के साथ बाहर आ रहा है। जैसे लग रहा है पता नहीं ये कितना बड़ा समाज सुधारक है, ऐसा हत्यारा देशद्रोह के मामले में, और इसे व्हील चेयर पे ले जा रहा है और इसकी खबर ऐसे लगाई जा रही है। लेकिन न्यायालय ने क्यों कहा है कि हम समाज सुधारक नहीं हो सकते? चंदन गुप्ता हत्याकांड में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय ने समाज सुधारक होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने टिप्पणी पर उस समय की जब बचाव पक्ष ने अधिवक्ता जियाउल जिलानी ने मुस्लिमों की देशभक्ति और निष्ठा पर सवाल उठाए जाने की बात कही। अब देखिए, जब सजा हुई तो यह भी हुआ कि पूरा मामला तो मुसलमानों के देशभक्ति और निष्ठा पर है। कहा कि कुछ भी टिप्पणी ऐसे मत कर दीजिए जिससे पूरे समाज के देशभक्ति पर सवाल आ जाए। चिंता ये थी इस बात की कि एक ऐसा मामला है जिसमें किसी चंदन गुप्ता की हत्या का मामला नहीं है, ये पूरे मुस्लिम समाज पर सवाल है कि क्या उसे तिरंगा से प्रेम नहीं है, क्या उसे राष्ट्र से प्रेम नहीं है। तो इसीलिए कह दिया गया कोई ऐसी टिप्पणी ना की जाए। बचाव पक्ष दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मुसलमानों ने भारत के विभाजन के बाद स्वेच्छा से पाकिस्तान जाने की जगह भारत में रहना स्वीकार किया। मुसलमान आज भी संविधान का पालन करते हैं, अपना नागरिक कर्तव्य समझते, इसके बावजूद समय समय पर उनकी देशभक्ति और निष्ठा पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, बचाव पक्ष कह रहा है।
अब चोर के दाढ़ी में तिनका। न्यायालय इस बिंदु पर भी कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित करे जिससे ये धारणा पर अंकुश लग सके। अब ये चिंता इस बात की है कि सजा तो आपने दे दी है, लेकिन आप एक ऐसा कुछ कर दीजिए कि लिए निगेटिव नहीं जाए हमारे समाज के ऊपर। बचाव पक्ष ने इस मांग पर लोक अभियोजक ललित किशोर दीक्षित ने कहा कि मुसलमानों की निष्ठा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इस बारे में मुस्लिम समाज के धार्मिक प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित व्यक्तियों और समाज शास्त्रियों पर विचार करना होगा। उन्हें सोचना होगा कि हिंदुओं के रामनवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, गणेश पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों पर क्यों मुस्लिम समाज के उपद्रवियों द्वारा पथराव किए जाते हैं। मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग आत्मचिंतन करने का समय है। ये सरकारी पक्ष के अधिवक्ता ने इस बात को कहा। दोनों पक्ष को तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि न्यायालय हिंदू और के विभिन्न जुलूसों पर पथराव तथा अन्य सांप्रदायिक दंगों पर विचारण नहीं कर रही है। न्यायालय से समाज सुधारक होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बेबसी दिखाई और ये कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को, हर दूसरे धर्म को मानने वालों की आस्था का भी सम्मान करना होगा। साथ ही साथ समाज के प्रत्येक गतिविधि को सांप्रदायिक नजरिए से देखने की प्रवृत्ति को रोकनी होगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। एनजीओ की भूमिका पर कोर्ट ने सवाल उठाया। न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता ने गंभीर विषय रखते हुए बताया कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में विशेष एनआईए कोर्ट स्थापित है। जब भी देश विरोधी आतंकवादी गतिविधि में शामिल आतंकी विचारण के लिए लाया जाता है तो विभिन्न एनजीओ इसका विरोध करते हैं। ये संगठन मात्र मुस्लिम हितों के पैरोकार होते हैं, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे अवांछित तत्वों को मनोबल बढ़ता है। न्यायालय को इस पर सजग रहकर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने एनजीओ जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल सेल, ये सब ये एनजीओ हो गया, इंस्टीट्यूट का डाटा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। एनजीओ के इस विवरण का श्रेय लिया गया कि उसके द्वारा दी गई पैरवी में मार्च 2019 तक कथित रूप से 400 लोग दोषमुक्त किए गए हैं। इन तर्कों का समर्थन एनआईए और एटीएस के लोक अभियोजन में भी किया गया और न्यायालय ने इस कथन से सहमत होते हुए माना। इस विशेष न्यायालय में भी ये देखा गया है कि आतंकवाद, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, देश की रक्षा संस्थाओं में गोपनीय सूचनाओं, जासूसी, गिरफ्तारी होने वाले अधिवक्तागण पहले से ही वकालतनामा लेकर उनकी पैरवी के लिए उपस्थित होते हैं। मतलब ये एनजीओ का धंधा करते हैं और इनका धंधा देश के खिलाफ साजिश की होती है। तब आपको विशेष रूप से समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खेल क्या है। ये पूरा एनजीओ गैंग किस रूप में खेल करती है, देश विरोधी साजिश में लिप्त होने का। तब आपको समझ में आएगा कि कोर्ट ने क्यों बेबसी ये दिखाई है कि हमसे आप समाज सुधारक होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये चीजें बेचैन करती है। इसीलिए मोदी सरकार आते ही सबसे पहले इस तरह के एनजीओ पर पाबंदी लगाई और इन सब की दुकानें जो हैं वो बंद की गई।